Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 30th of December 2021, Thursday. Inspiration of the day is good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better is best. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Banks NPA may go beyond 8% by September 2022. रिसेंटली आरबीआई ने अपनी बाई एनुअली फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करी है। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट को डिस्कस किया था और अब कल आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफएसआर बोलते हैं, वो पब्लिश करी है। और एफएसआर में इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर के और ज़्यादा क्लियर पिक्चर पोर्ट्रेट की गई है। अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करी है तो आपने सुना होगा उसमें कि आरबीआई ने अपनी ट्रेंड और प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये बोला है कि फ़िलहाल के लिए पैंडेमिक ईयर्स में जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट हैज़ बीन स्टेबल, इनकम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करी है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है। और इसका एनपीए की अगर बात करी जाए तो एनपीए पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल के लिए पैंडेमिक पर देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका सीधा सीधा एक रीज़न है जो फाइनेंशियल सपोर्ट, रेगुलेटरी सपोर्ट, स्कीम रिलेटेड सपोर्ट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, उसकी वजह से एनपीए पर अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। बट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी एक क्लियरली मेंशन था कि एनबीएफसीज और बैंकिंग इंडस्ट्री की जो असेट क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो रही है। और जब ये पॉलिसी और चेंज नॉर्मलाइज होंगे, उस केस में बैंक्स और एनबीएफसी दोनों ही सेक्टर में एनपीए बढ़ता हुआ दिखेगा। इसी बात को रीटरेट किया है आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, एफएसआर रिपोर्ट में, जहां पर आरबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, उनका बैड लोन आगे आने वाले टाइम में 8% से 9.5% तक बढ़ सकता है। फ्रॉम 8.1% टू 9.5% इंक्रीज कैन बी सीन इनटू द बैड लोन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया बाय सितंबर 2022, जो कि करंटली अभी 6.9% है। तो ऐसा आरबीआई का मानना है कि जब स्कीम्स जो हैं उनके एक्सपायरी डेट ओवर हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएंगी, गवर्नमेंट जो चेंज नॉर्म है वो सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उस केस में इट इज़ हाईली एंटिसिपेटेड कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका एनपीए 9.5% तक बढ़ जाए। हालांकि बैंक्स आर वेल प्लेस्ड टू वेदर credit related shocks with sufficient capital both at aggregate and individual level, but yes, then too even these sort of preparation cannot reduce the bank's NPA, although banks are well prepared. So this is possible even under stress according to the financial stability report of RBI. भले ही बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल है, आरबीआई ने इस रिपोर्ट में फर्दर इस बात को और क्लियर किया है कि भले ही अगर बैंक्स की देखें तो बैंक्स आर इन बेटर शेप, लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करी जाए, अदर फाइनेंस कंपनीज या एनबीएफसीज की बात करी जाए, तो पिक्चर थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड है, थोड़ी सी वैरिड है, क्योंकि बैंक्स आर इन बेटर शेप, दे आर विद सफिशिएंट कैपिटल, बट ये सेम कंडीशन कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ या अदर फाइनेंस कंपनी के साथ नहीं है। और जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी, क्रेडिट जो डिमांड है वो भी राइज करेगी, एंड इन दैट केस बैंक विल नीड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट कैपिटल टू सपोर्ट द क्रेडिट ग्रोथ। तो बैंक को दो चैलेंजेस मेंटेन करने पड़ेंगे। एक तो आगे आने वाले टाइम में क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए। इसके अलावा जो एनपीए बढ़ेंगे उसके लिए भी सफिशिएंट कैपिटल बैंक्स के पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब दोज क्रेडिट रिलेटेड शॉक्स। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर एनबीएफसीज की बात करी जाए तो एनबीएफसीज और यूसीबीज विल हैव टू बी माइंडफुल ऑन द लिक्विडिटी फ्रंट एंड दे नीड टू इंश्योर द रोबस्ट asset management skills apart from improving the quality of their credit portfolio. तो अभी के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि अभी के लिए एनबीएफसीज हों चाहे बैंक्स हों, उनके लिए अभी के लिए इतने चैलेंजेस नहीं हैं जितने कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में चैलेंजेस हो रहे हैं। अगर इकोनॉमी इंप्रूव करती है, इकोनॉमी रिकवर करती है और वापस से बूम की स्टेज में आती है, तो क्रेडिट को सपोर्ट करना पड़ेगा, एनपीए के शॉक को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने आप को एक सफिशेंट
कैपिटल बेस पर भी रखना पड़ेगा बैंकिंग इंडस्ट्रीज को. एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बैड लोन्स फॉर बाई आरबीआई फॉर अपकमिंग ईयर्स. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी, फॉरेन बैंक्स के लिए भी, और ओवरऑल बैंक्स का प्रोजेक्शन है. और सभी के केस में अगर आप देखें तो प्रोजेक्शन जो है वो हाई है. एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, अगले फाइनेंशियल ईयर तक, अप्रॉक्सीमेटली सारे तरह के बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स में एनपीए बढ़ेगा. एंड दिस इज द प्रोजेक्शन of severe stress by September 2022 in case of all the sort of banks. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 9.5% तक जा सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर एनपीए जाएगा जिस ग्रुप का, वो होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इनका अगर खाली पीएसबीज का देखा जाए तो इनका एनपीए 11.9% तक जा सकता है, जो कि अभी 8.8% है. इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने इक्विटी रैली डिस्कनेक्ट को, इकोनॉमी और इक्विटी रैली को के डिस्कनेक्ट को भी इम्फसाइज किया है. उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं. आरबीआई हाईलाइट्स इकोनॉमी इक्विटी रैली डिस्कनेक्ट. और ऐसा नहीं कि आरबीआई ने पहली बार इस डिस्कनेक्ट को हाईलाइट किया है. एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट, इकोनॉमिस्ट पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इस डिस्कनेक्ट को हाईलाइट करते रहे और इससे बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही है. अब देख लेते हैं आरबीआई ने क्या किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड द डिस्कनेक्ट बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड द इक्विटी मार्केट. अगेन कई बार स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इफ इकोनॉमी इज गेटिंग डाउन तो कैसे इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट बूम कर रहा है. तो डेफिनेटली देयर इज अ डिस्कनेक्ट, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, इक्विटी मार्केट की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट पर र्यूमर्स का, एंटिसिपेशन का, परसेप्शन का, फोरकास्टिंग का. इन सब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. और इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती है विद ऑल दीज सॉर्ट ऑफ न्यूज़ और इवन द र्यूमर्स. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्कनेक्ट देखने को मिला. और आरबीआई ने भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इस डिस्कनेक्ट को एम्फसाइज किया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इक्विटीज वर ट्रेडिंग एट रिच वैल्यूएशन विद सेवरल मैट्रिक्स सच एज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स, प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी एंड द साइक्लिकल एडजस्टेड PE रेशियो अबव द हिस्टोरिकल एवरेज. तो बहुत ज़्यादा इन रेशियोज़ को समझने के, इन मेट्रिक्स को समझने की ज़रूरत नहीं होती कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या है, एडजस्टेड पी रेशियो क्या है. बट यस, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इन बातों को, इन रेशियोज़ को हाईलाइट किया और ये कहा है कि जो हिस्टोरिकल जो एवरेज रहा है इन रेशियोज़ का, पैंडेमिक ईयर में ये रेशियो बढ़े हुए हैं. इट मीन्स इक्विटी मार्केट में हाई वैल्यूएशन पर ट्रेडिंग हुई है. जैसे कि अगर बात करी जाए December 13 की, तो 1 year फॉरवर्ड पी रेशियो फॉर इंडिया वॉज 35.1%, above its 10 years average and one of the highest in the world. Strong investor interest has driven up the PE ratio substantially as per the RBI. तो PE ratio इंडिया में जो December 13 में जो PE ratio रहा वो वर्ल्ड के एवरेज से भी हाईएस्ट था as per the RBI emphasis. And this is the valuation matrix: price to book valuation PB ratio, market capitalization to GDP ratio and share price earning PE ratio. जनरली ये रेशियो रियल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के कनेक्ट को स्टैब्लिश करते हैं. जनरली क्या होता है, अगर रियल इकोनॉमी, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी उनके शेयर बढ़ेंगे, प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनीज आर अर्निंग प्रॉफिट, तभी तो उनके शेयर बढ़ेंगे. बट पैंडेमिक में ये देखा गया, इंस्टेड ऑफ डिक्रीज प्रोडक्शन, instead of decrease or declining profit, instead of decrease economic activities, जो शेयर्स थे इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो कंटिन्यूअसली बूम कर रहे थे. अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि स्टॉक मार्केट में पैंडेमिक ईयर में एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है. इसी को लेकर के ये कहना था एक एक्सपर्ट्स का, और इवन आरबीआई ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द रियल इकोनॉमी. एक्चुअली में इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, बट स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट ग्रो कर रहा है. तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन रिलेटेड इम्पैक्ट देखने को मिला है. कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स, इवन रिटेल पार्टिसिपेंट्स का भी अगर हम देखें तो रेशियो बड़ा है इस ड्यूरेशन में. उनका एक परसेप्शन था कि अगर उनकी अर्निंग कहीं और से नहीं हो रही तो दे कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट. और इसी तरह से बाइंग और सेलिंग का पर, डिमांड और सप्लाई का पर इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से जो शेयर के प्राइजेस हैं वो फ्लैक्चुएट हुए.
इकोनॉमी का सिंपल रूल, जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी उसके प्राइस ऑटोमेटिकली शूट अप कर जाएंगे। तो इससे बहुत सारे फैक्टर्स ने यहाँ रोल प्ले किया और जिसको आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्लियरली एम्फेसाइज किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जिस पर्टिकुलर पॉइंट को एम्फेसाइज किया, दैट इज क्रेडिट ग्रोथ। रिटेल लेड क्रेडिट ग्रोथ फेसेस headwinds. Lenders turn big time to the retail segment, individual households, small businesses to expand loan book as wholesale demand dried up due to sluggish investment and excess capacity. बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं अगर आपको ये न्यूज़ समझाऊँ तो आरबीआई ने ये बोला है कि रिटेल क्रेडिट क्रेडिट ग्रोथ ने पैंडेमिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आगे आने वाले टाइम में भी रिटेल लेड क्रेडिट ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी। रिटेल लेड मतलब पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, थोड़ा सा अगर आप इसको लॉजिकली समझें तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हो, पीएसयूज़ की बात करें हम, चाहे प्राइवेट कंपनीज की बात करें, सब ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स भी कहते हैं, कैपेक्स भी कहते हैं। आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, ये न्यूज़ हमने डिस्कस करी है कई बार। तो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान, अपने कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22। कंपनीज़ ने, गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिलहाल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोग्राम से उन सबको प्लान्स को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ ने बोला कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है, देयर इज़ नो लिक्विडिटी बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉफिटेबिलिटी, देयर इज़ नो प्रोडक्शन, देयर इज़ नो सेल, सो वी डोंट हैव मनी। अपार्ट फ्रॉम इट, प्राइवेट सेक्टर वॉज हाईली अनसर्टन अबाउट द इकोनॉमिक पॉस्चर कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से मूव ऑन करेगी कोविड ड्यूरेशन में। तो गवर्नमेंट के साइड से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के प्लान्स पोस्टपोन हुए क्योंकि गवर्नमेंट का ही कहना था कि वी डोंट हैव सफिशिएंट फंड, टैक्स नहीं आ रहा है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा। इसके अलावा हमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में भी खर्चे करने हैं क्योंकि पैंडेमिक और कोरोना के केसेस उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट के पास फंड नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान सस्पेंड थे। Private sector was at their lowest valuation stage. They were not having demand, they were not having the profitability और uncertainty की वजह से उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्लान थे वो पोस्टपोन कर दिए। तो डेफिनेटली अगर प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है, यूनिट स्टैब्लिश नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी ला नहीं रहा, तो वो लोन भी नहीं लेगा। तो जो बड़े बड़े बिग कॉरपोरेट लोन्स थे, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट क्रेडिट थे, उनकी जो ग्रोथ थी वो डाउन हुई। Companies were not taking the loans because of the uncertainty, because of the lowest valuation. तो जो बड़े बड़े लोन, बिग कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल लोन थे, उनमें स्लगिश डिमांड देखने को मिली, या हमें कह सकते हैं जो डिमांड थी वो डिक्लाइन हुई। लेकिन रिटेल यानी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, जो हाउस होल्ड छोटे छोटे लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, स्मॉल बिजनेस जो एमएसएमईज लोन लेते हैं, इस तरह के लोन में ग्रोथ देखने को मिली क्योंकि कई सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने हेल्थ, अपने ट्रीटमेंट के लिए भी लोन लिया। इसके बाद जो स्मॉल बिजनेसेस थे उन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी लोन लिया क्योंकि वो बड़े कंपनीज़ की तरह सस्टेन नहीं कर सकते थे बहुत ज़्यादा टाइम तक विदाउट टेकिंग लोन। बड़ी कंपनीज ने तो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान सस्पेंड कर दिए, बट दे वर हैविंग द सफिशिएंट सरप्लस फंड टू रन देयर बिजनेस, डे टू डे बिजनेस, जो भी थोड़ी बहुत डिमांड थी वो मेंटेन कर रहे थे। बट जो स्मॉल कंपनीज थी उनका तो वर्किंग कैपिटल बहुत थोड़ा होता है और वो डे टू डे बेसिस पर उनकी क्रेडिट साइकिल ही बहुत थोड़ी होती है, छोटी होती है, तो वो डे टू डे बेसिस पर अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एसएमईज थे वो भी इम्पैक्ट हुए थे, तो उन्होंने लोन लिया इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस क्योंकि उनकी जो क्रेडिट साइकिल थी वो बहुत लंबी हो चुकी थी, लेंदी हो चुकी थी। जनरली जो एमएसएमईज होती हैं उनकी जो क्रेडिट साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है। वो मार्केट में प्रोडक्ट क्रेडिट पर देती हैं और तुरंत ही उनको पैसा मिलता है, उसी पैसे से फिर वो वर्किंग कैपिटल खरीदती हैं, अपने रॉ मटेरियल खरीदती हैं, फिर प्रोडक्शन करती हैं। तो उनकी जो क्रेडिट साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक उनकी क्रेडिट साइकिल लंबी हो गई और उनके पास फंड की या लिक्विडिटी नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें बैंक से बोरोइंग करनी पड़ी। तो ये आरबीआई ने एम्फसाइज किया है कि लेंडर टर्न बिग टाइम टू द रिटेल सेगमेंट।
और ये बैंक्स हों, चाहे प्राइवेट बैंक्स हों, चाहे कमर्शियल किसी तरह के पब्लिक बैंक्स हों, दे हैव रियलाइज्ड कि अभी फ़िलहाल के लिए जो बिग कॉरपोरेट बड़े बड़े लोन्स हैं उनकी उसमें क्रेडिट ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन जो रिटेल सेगमेंट है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेस, दे उनका जो रिटेल सेगमेंट है क्रेडिट का वो अभी ग्रो करेगा. सो बट द रिटेल लेड क्रेडिट ग्रोथ रेट मॉडल इन इंडिया इज बिगनिंग टू फेस हेडविंड ड्यू टू टू फैक्टर्स. लेकिन अब इनिशियली तो हमें ये रिटेल बैंक्स को देखने को मिला, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ रेट अच्छा रहा, जिसकी वजह से बैंक्स का जो क्रेडिट पोर्टफोलियो रहा वो प्रॉपरली मेंटेन रहा. बट नाउ दिस retail led credit growth model in India is beginning to face the headwinds because of the two factors. पहला फैक्टर क्या? There is an increase in delinquencies in the consumer finance portfolio, and second is the slowdown in the new credit segment, the key driver of the consumer credit growth in the pre-pandemic period. And as per the RBI, this impairment in consumer credit measures in terms of proportion of the portfolio at 90 days past due or beyond shows the sign of stabilization after the pandemic. But this stabilization is fairly higher level for public sector banks relatively to other lender categories. तो जो retail led credit growth rate है वो भी अब challenges face कर रही है because of the number of factors. दो factor तो हमने यहाँ डिस्कस किए. तो आरबीआई का ये भी कहना है कि जो बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं जो रिटेल लेड क्रेडिट ग्रोथ रेट पर डिपेंड हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग द चैलेंजेस बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स. तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दैट वाज रिलेटेड, दैट ऑल वर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. प्राइवेट बैंक सीइंग जंप्स इन नंबर ऑफ ऑनलाइन frauds. As per the recent data by RBI, the total amount of fraud reported by banks showed a drop in financial year 21. तो आज के टाइम में सब अप्रॉक्सीमेटली सभी बैंक सीबीएस हो चुके हैं. दे ऑल आर प्रोवाइडिंग द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज. तो रिसेंटली आरबीआई ने एक डेटा पब्लिश किया है जो कि ऑनलाइन फ्रॉड या इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी तरह के मोबाइल एप्लीकेशन में जो फ्रॉड के केसेस होते हैं उसका कंपाइलेशन है. और उसके अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं बैंक्स के केसेस में, वो फाइनेंशियल ईयर 21 में उनका जो नंबर है वो ड्रॉप हुआ है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 ईयर्स, और 8 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है उनका नंबर ड्रॉप हुआ. अदरवाइज इट वॉज इंक्रीजिंग इन अ लीनियर फॉर्मेट. अगर आप देखें it was increasing in a linear format, but into this financial year this online fraud has seen the declining trend. But this is the overall trend. अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ्रॉड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं. सो देयर इज़ अ emerging trend of private sector banks reporting larger number of fraud related to cards and internet banking. तो ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करी जाए, इंडस्ट्री एवरेज को देखा जाए तो पिछले साल 8 सालों के कंपैरिजन में इस साल कम हुए हैं ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड के केसेस. बट प्राइवेट सेक्टर के केस में, प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में ये जो रिपोर्ट केसेस हैं, फ्रॉड के केसेस हैं, ये बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Commercial banks reported approximately 1.38 trillion of frauds in financial year 21 in compared to the previous year. Previous year, the number of frauds were 1.85 trillion. तो पिछले साल ये 1.85 ट्रिलियन थे, जो कि इस साल घटकर 1.38 या 1.38 ट्रिलियन रह गए हैं. द फर्स्ट हाफ द करंट फाइनेंशियल ईयर saw banks reporting fraud worth rupees 36,342 crore. तो क्वार्ट हाफ ईयरली या हम बोलें फर्स्ट हाफ, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में केवल 36,342 करोड़ के फ्रॉड हुए, वर्थ INR के fraud हुए. And one of the reason for the sharp rise in the reported number of frauds in last few years is the government directive issued in February 2018, which mandated the lenders to probe all non-performing accounts of 50 crores and above for possible fraud and reported it to the Central Bureau of Investigation.
तो ये कहना है आरबीआई का कि ये जो नंबर्स रिपोर्टिंग्स बढ़ रही हैं ऑनलाइन फ्रॉड की, ये इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इशू किया था और उस डायरेक्टिव में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेंडर्स को यानी बैंक्स को मैंडेटरली ये बोला था कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स हैं जिनकी वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर है, उन सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को आप प्रॉप करें और फाइंड आउट करें कि ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ कोई स्कैम तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में देखने को नहीं मिला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉबिंग, जैसे ही गवर्नमेंट के डायरेक्टिव आए, बैंक्स ने प्रॉबिंग स्टार्ट कर दी सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अकाउंट की जो कि 50 करोड़ से ऊपर की जिनकी वैल्यू थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब, एज अ रिजल्टेड बैंक्स हैव बिकम प्रोएक्टिव इन डिक्लेयरिंग द फ्रॉड। पहले तो फ्रॉड के नंबर बढ़े, प्रॉब शुरू कर दिया, बैंक से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, तो उसके भी नंबर बढ़े, रिपोर्ट्स बढ़ी, नंबर बढ़े। इसके अलावा आफ्टर दिस डायरेक्टिव जो बैंक से दे बिकम प्रोएक्टिव इन डिक्लेयरिंग द फ्रॉड, तो उनको लगा कि प्रॉप करें, उस इन्वेस्टिगेशन करें, उस पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी होते हैं। तो बैंक जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव कीन हो गए हैं फ्रॉड को डिक्लेयर करने। पहले बैंक जो थे वो कभी कभी हाइड कर जाते थे उस फ्रॉड को, या बोल देते थे बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस उस फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करते थे। बट नाउ बैंक्स आर मोर प्रोएक्टिव इन डिक्लेयरिंग फ्रॉड, though a process is followed like conducting forensic audit before a fraud is declared। लेकिन जो प्रॉपर प्रोसेस है किसी भी अकाउंट को या किसी भी ट्रांजैक्शन को फ्रॉड में डिक्लेयर करने की, वो प्रॉपर प्रोसेस, फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस प्रॉपर फॉलो करती हैं बैंक। एंड नाउ दे आर मोर एक्टिव, मोर कीन, मोर विजिलेंट ऑन दीज इंटरनेट और कार्ड रिलेटेड फ्रॉड्स। तो गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव आई थी उसकी वजह से इनिशियली ये नंबर बढ़ता हुआ दिखा था क्योंकि प्रॉपिंग स्टार्ट हो गई थी इन्वेस्टिगेशन। बट नाउ बैंक्स आर मोर प्रोएक्टिव, दे आर मोर विजिलेंट, एंड दैट इज व्हाई दिस नंबर इज गेटिंग डिक्रीज एज पर आरबीआई। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ फ्रॉड्स कि इस तरह के फ्रॉड हुए। तो 2018 से 19 का ये फ्रॉड का डेटा है, 2019 से 20 का, और 2020 से 21 का फ्रॉड का डेटा। कितने फ्रॉड हुए एडवांसेस के केस में और कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड, और कितने अमाउंट का जो पैसा था, कैश था, वो इसमें फॉरगॉन हुआ गया या वेस्ट हुआ। सो दिस इज द एडवांसेस, मतलब अदर टाइप्स के फ्रॉड, और ये फ्रॉड कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड से। And definitely you do not need to mark up this data, you can just have the glimpse of it। अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 10। MFs and FPIs power the bull run in 2021। So domestic equity mutual funds and foreign portfolio investor, in short we call them FPIs, continue to support the Indian equity in 2021 with combined net buying of equity worth rupees 1.09 trillion। FPIs क्या होता है? Basically, FPI refers to the purchase of securities and other financial assets by investors from another country। ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिया में स्टॉक मार्केट में आकर इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में आकर इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, अदर फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और फॉरेन उस पर्टिकुलर अमाउंट को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ADR, GDR में जो इन्वेस्टमेंट्स होता है, दैट ऑल कम्स अंडर पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में खरीदेंगे, वी विल कॉल देम FPIs। So as per this news, domestic equity mutual fund as well as the FPI continue to support the Indian equity market। Indian equity market के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी हमने रिसेंटली आरबीआई की न्यूज़ भी डिस्कस करी है जिसमें हमने कहा कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड द इक्विटी मार्केट। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 में डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs ने इंडियन इक्विटी मार्केट को बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.09 ट्रिलियन की बाइंग करी है फ्रॉम इंडियन इक्विटी मार्केट। इक्विटी mutual fund extended a bigger hand of support this year with equity worth rupees 82,341 crore from January to December 22।
और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, एफपीआईज की बात करें, तो रिसेंटली एफपीआईज आर एक्चुअली सेलिंग देयर इक्विटी बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन फेयर, बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी, जिसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला. बट डिस्पाइट ऑफ द रिसेंट सेलिंग, दे हैव actually bought the net worth of rupees 27,631 crore. So strong buying by mutual funds as well as the FPIs actually rallied the bull run in financial year 21, specifically in equity market. And because of this strong buying by mutual funds, this aided the net inflow of 71,600 crore in the calendar year. तो अप्रॉक्सीमेटली 71,000 करोड़ का नेट इनफ्लो देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल फंड बाइंग. और इवन अगर इनिशियल 2 मंथ्स की बात करी जाए कैलेंडर ईयर यानी जनवरी और फरवरी में ही जो इक्विटी मार्केट है, that has seen the net outflow of approximately 13,787 crore as investor continue to book the profit at higher level of the market. हालांकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, म्यूचुअल फंड ओवरसीज इन्वेस्टर्स से, लेकिन अगर आप देखें फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज़ एक्चुअली लोन. इसको लेकर के भी कई ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि जो इन्वेस्टमेंट आता है शेयर्स में और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, या FII बोलते हैं उसको या FPI भी हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एक्चुअली ऑन लोन. कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है किस लिए? फॉर प्रॉफिट. और जब उसको लगता है कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में अब उस सिक्योरिटी को सेल करना प्रॉफिटेबल है, तो वो सेल करके बाहर चले जाते हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली अ लोन. इट इज़ नॉट फॉर वेरी मच contributing to the development of the economy. Apart from it, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड एज अ हॉट मनी. हॉट मनी मीन्स जब चाहे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं दे कैन शेक द एनी इकोनॉमी. अगर उनका डोमिनेंस ज़्यादा है इक्विटी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का, ओवरसीज इन्वेस्टर्स का, so whenever they want they can shake, they can fluctuate that particular economy by just simply बाइंग और सेलिंग द इक्विटी. अगर उनके पास बहुत ज़्यादा इक्विटी है, वो बहुत ज़्यादा इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, तो वो सेल करके भी इमीडिएटली सेल करने लगेंगे लार्ज अमाउंट में. दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द इक्विटी मार्केट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. तो लार्ज अमाउंट में बाइंग एंड सेलिंग करके भी इस जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, दे कैन फ्लैक्चुएट द इकोनॉमी, दे कैन मूव द इकोनॉमी एज पर देयर डिस्क्रिशन, एज पर देयर ओन चॉइस. दैट इज़ वाई FPI और FFI को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज है. हालांकि हम उस कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं जा रहे अभी, बट येस, फाइनेंशियल ईयर 21 हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंts as well as the mutual funds, and that is why Indian economy has seen a large amount of inflows, not FDI inflow, FII or FPI inflow, because of this continuous buying of financial securities by FII and by FPIs. अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के डेटा की, AMFI डेटा की, तो फ्रॉम जनवरी टू नवंबर इनफ्लोज थ्रू SIP हैव बीन अराउंड 1.02 trillion, and in the past 3 months inflow through SIPs have remained over 10,000 crore for each month. Can you see the number or the amount that money is coming as investment from these sort of mutual funds or FPIs? और नवंबर मंथ की बात करी जाए तो नवंबर में SBI ने रिकॉर्ड इनफ्लो रजिस्टर किया है विद 11,000 करोड़ एज पर द AMFI डेटा. तो SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी रोबस्ट रहे इनटू इक्विटी फंड्स. इसके अलावा FPIs और म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला. दिस इज FPI फ्लो एंड दिस इज म्यूचुअल फंड्स इन इक्विटी. ऑल्दो अगर हम FPI का केस देखें तो FPI के केस में रिसेंटली हमें सेलिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट जो थी वो डाउन हुई थी, स्टॉक मार्केट डाउन हुआ था. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस कैलेंडर ईयर में FPI इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा हुआ है. म्यूचुअल फंड्स तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन FPI में थोड़ा सा डाउन स्लाइड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिसेंट अनसर्टनिटी बाय ओमिक्रॉन. Now let us look into some other news clips. IT Pharma Department asks for top-up funds in PLI POSHO.
So PLI stands for Production Linked Incentive Scheme or Productivity Linked Incentive Scheme. If you remember, under Atmanirbhar Bharat, Government of India has announced this scheme more specifically for electronic and mobile manufacturing industry. But later on, this PLI scheme has been expanded to textile, IT, pharma and other sectors. In case of even renewable energy, this PLI scheme has been extended. But now key government departments such as pharmaceutical, electronic, information technology, new and renewable energy all are actually demanding additional fund for their PLI schemes following a better than expected response from industry. तो PLI स्कीम के तहत, अगर बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊं कि PLI स्कीम क्या थी, PLI स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को एक फंड अलोकेट किया था कि अमाउंट, कि इतने अमाउंट तक का इन्वेस्टमेंट अगर आता है, अगर कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, या हम बोल सकते हैं मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल सेक्टर में कंपनीज को बोला गया कि अगर आप मोबाइल सेक्टर में या इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करती हैं, मोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती हैं और इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको इतने आपके इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स हॉलीडेज देंगे, लैंड का सपोर्ट भी देंगे, आपको कम टैक्स पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, कम टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन योर प्रॉफिट, ऑन योर इनकम. तो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज को इन्वाइट किया कि कम एंड इन्वेस्ट into mobile manufacturing sector. We will provide you a lot of incentive, lot of tax holidays, lot of tax support. तो आपके लिए इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करना प्रॉफिटेबल रहेगा. इनिशियली ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए PLI स्कीम लाई गई थी. लेटर ऑन इस स्कीम को बहुत सारे अदर सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में, IT में, फार्मा में, रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, सोलर एनर्जी के केस में, सब में गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया. क्यों? क्योंकि मोबाइल के केस में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो गवर्नमेंट को लगा ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है ये प्रॉफिटेबल रहेगी. अदर सेक्टर में भी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग. क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के केस में जो ग्रोथ ट्राजेक्ट्री वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है. हम इमीडिएटली प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में जंप कर गए. हमारा जो लिंच पिन है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया. अदरवाइज एक नॉर्मल पाथ है किसी भी इकोनॉमी का ग्रो करने का, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी. इंडिया के केस में ये ग्रोथ ट्राजेक्ट्री जो थोड़ी सी डिफरेंट रही है. हम इमीडिएटली एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में मूव कर गए. हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा. दैट इज वाई इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, वो चाइना जैसे कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा थी. और यही करंट गवर्नमेंट का फोकस है कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेकर के चाइना जैसे कंट्रीज़ पर, अदर कंट्रीज़ पर, उसको रिड्यूस किया जाए. इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करे और इंडिया शुड इमर्ज इटसेल्फ एज अ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सपोर्ट हब. तो PLI स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर के कंडीशन है कि आप जो भी PLI स्कीम के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आप टैक्स इंसेंटिव लेंगे, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया के लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, और उस प्रोड्यूस मटेरियल को, उस प्रोड्यूस गुड को इंडिया में ना सेल करके आप बाहर एक्सपोर्ट करेंगे. देन यू विल बी लायबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव अंडर PLI स्कीम. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के केस में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अदर सेक्टर में भी एक्सटेंड कर दिया. अब जो की डिपार्टमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, IT और रिन्यूएबल एनर्जी के डिपार्टमेंट्स, वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं हमें PLI स्कीम के तहत और ज़्यादा फंड एलोकेट करिए. क्यों? क्योंकि वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम इन्वेस्टर्स. बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना एप्लीकेशन दिया है फॉर इन्वेस्टिंग अंडर PLI स्कीम. तो जो आपने फंड एलोकेट किया था वो कम पड़ रहा है. इफ यू गिव अस मोर मनी वी विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया. और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा हमने डिस्कस भी किया था वो न्यूज़, गवर्नमेंट ने बोला था कि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री को एडिशनल फंडिंग नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस साल के फाइनेंशियल ईयर बजट में थोड़ा सा फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस फॉलो करने जा रहा है इन ऑर्डर टू अचीव इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट. तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के पास अब दो रास्ते हैं. PLI स्कीम के तहत जो एडिशनल फंडिंग की डिमांड करी जा रही है. क्यों? क्योंकि IT को, इलेक्ट्रॉनिक के केस में और टेक्सटाइल के केस में कंपनीज को जो है वो, डिपार्टमेंट्स को जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ, अगर फार्मास्यूटिकल की बात करी जाए तो उसमें PLI 15,000 करोड़ की PLI स्कीम जो थी गवर्नमेंट ने एलोकेट करी थी. और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का ये कहना है कि हमें 3,000 और एडिशनल फंड चाहिए फॉर अंडर दिस PLI स्कीम. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक जो IT इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, दे ऑल आर डिमांडिंग फॉर एडिशनल
फंड। अभी तक का जो टोटल आउटले रहा है पीएलआई स्कीम में वो 1,97,291 करोड़ का रहा है। बट नाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर आस्किंग फॉर मोर मनी। लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल रिएक्ट ऑन दिस एडिशनल डिमांड। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। असेट क्वालिटी सेट टू वर्सन एफएसआर। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंडियन बैंक असेट क्वालिटी may deteriorate but lenders have enough capital to withstand a severe shock set up by annual financial stability report by RBI, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो दिस इज द asset quality indicator gross NPA and net NPA in terms of percentage, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि 8.8% ग्रॉस एनपीए चल रहा है पीएसबीज का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। नेट एनपीए 3%। इसी तरह प्राइवेट बैंक का 4.6, 1.3, फॉरेन का 3.2, 0.6 एंड ओवरऑल जो एससीबीज हैं उनका 6.9 और 2.3, दैट इज ग्रॉस और नेट एनपीए। और ये कहा है एफएसआर ने कि क्लियरली बढ़ने जा रहा है ये एनपीए स्पेशली फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। But yes, public sector banks are more prepared for this severe asset or severe stress condition. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर may miss the disinvestment target again as BPCL remain unsold. So जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा था, एक्सपर्ट का ये कहना है गवर्नमेंट मे मिस दिस टारगेट। वाई? विद द अनसर्टनिटी लूमिंग ओवर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट वी कॉल इट बीपीसीआई। सो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो डिसइन्वेस्टमेंट था जिससे अप्रॉक्सीमेटली 1.75 ट्रिलियन का रिवेन्यू जनरेट होना था इस फाइनेंशियल ईयर में, वो फिलहाल के लिए वो टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट नहीं अचीव कर पा रही। क्यों? क्योंकि बीपीसीएल का जो डिसइन्वेस्टमेंट है, बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा। दैट इज बीपीसीएल इज अनसोल्ड। तो इस बार गवर्नमेंट ने 1.75 ट्रिलियन का टारगेट रखा था जिसमें बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट बिकॉज ऑफ सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर हर्डल्स इट इज पॉसिबल दैट गवर्नमेंट may not get BPCL sold. BPCL unsold रहेगी जिसकी वजह से सेंटर may lower its target for disinvestment receipt in the revised estimate manner. तो जो ये 1.75 ट्रिलियन का टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेशन के लिए, ये गवर्नमेंट नहीं अचीव कर पाएगी, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। इवन एलआईसी को लेकर भी, एलआईसी के आईपीओ को भी लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। ऐसा कहा जा रहा है कि एलआईसी का भी आईपीओ शायद ही इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हो पाए। तो बीपीसीएल और एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट में मिस द टारगेट ऑफ 1.75 ट्रिलियन and that is why government may go for revision or may go for revised estimates for their disinvestment target. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NTPC to reduce its stake in RE arms below 50%. So state-owned NTPC will reduce its stake in its newly formed renewable energy arm below 50%. NTPC ने recently renewable energy की अपनी एक सब्सिडरी इस्टेब्लिश करी थी, बट अब एनटीपीसी अपनी उस सब्सिडरी में अपने जो शेयर होल्डिंग्स है, अपने जो शेयर्स हैं उनको 50% से नीचे करने जा रही है। अभी तक कंट्रोलिंग स्टेक था एनटीपीसी का, बट नाउ एनटीपीसी इज गोइंग टू reduce its 50% share of, or reduce its share or shareholding below 50% as India's largest power generation company plans to go public in the next financial year. तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अक्टूबर 2020 में फॉर्म हुई थी, will lead the firm's plan to build 60 gigawatts of renewable energy projects in this decade. और इसके लिए अब NTPC पब्लिक जानी, NTPC के भी IPO आने वाले हैं. They all are going to list themselves. So NTPC is looking to invest in green hydrogen and methanol that are clearer fuel produced at renewable energy power unit. Or now NTPC is going to sell its share and it is going to decrease its shareholding below 50%. So plan to list REL next financial year. Hold global roadshow to find strategic investor. Definitely जो invest करेगा वो strategic investor होगा, क्योंकि
जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो NTPC सेल करने वाली है. This is the current news. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.